नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बीए थर्ड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है उसकी एक श्रृंखला आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या है? गुर्जर प्रतिहार वंश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की है कि हर्षवर्धन के बाद जो भारत की या उत्तर भारत की जो स्थिति होती है वो छोटे छोटे राजवंशों में देखने को मिलती है। कैसे छोटे छोटे राजवंश उत्तर भारत की राजनीति में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाते हैं या अपने आप को वहां पर सुदृढ़ कर पाने में सक्षम होते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा ये गुर्जर प्रतिहार वंश है उसकी जो स्थिति है, वो उसकी जो अवस्थिति है वो हमको कहां पर देखने को प्राप्त होती है। तो इसकी जो वस्तु स्थिति है वह उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में हमको देखने को मिलती है। एक छोटे से राज्य साम्राज्य के रूप में इसके शासन का प्रारंभ होता है और उसी के अंतर्गत एक समय आता है कि उत्तर भारत में ये पूरे रूप से पूरे तरीके से विस्तारित हो जाते हैं। तो एक स्थान यहाँ पर है, राजस्थान में एक स्थान है, वहीं से इनकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये मालवा के मध्य प्रदेश में अवंती के क्षेत्र को होते हुए और अंततः यहाँ पर जो कन्नौज है, कन्नौज के क्षेत्र पे अपनी राजनीतिक गतिविधियों को मजबूत बना लेते हैं और एक समय आता है मिहिर भोज के समय में पूरे तरीके से उत्तर भारत की राजनीति में प्रतिहारों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। हालांकि उसके साथ हमको अन्य भी छोटे छोटे राज्य देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन राजनीति में प्रतिहारों का जो है वो दबदबा स्थापित हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिहार वंश की क्या क्या महत्वपूर्ण हमारे सामने टॉपिक्स हैं या क्या क्या इससे संबंधित तथ्य हैं। अगर हम बात करें इनके शोध की तो यहां से जो जानकारी देने वाले प्रमुख स्रोत हैं उनमें जो मैंने आपसे बताया कि अग्निवंशीय जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए उस सिद्धांत में कुल 4 राजपूत राजवंशों का उल्लेख किया जाता है और उसमें जो सबसे पहला नाम आता है एक नाम आता है वो नाम है प्रतिहार वंश। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, इनका एक गुर्जर जाति के रूप में उल्लेख, गुर्जर जाति के रूप में उल्लेख। ठीक है, हम बात करें इनके मूल निवास की तो इनका जो मूल निवास है उसका जो उल्लेख करता है वो कौन करता है? एक चीनी यात्री आते हैं वेनसांग इनके मूल निवास का उल्लेख करते हैं। अब आप हर्षवर्धन और वेनसांग को जब आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि सर जो है वेनसांग तो पहले ही आया था, फिर प्रतिहार वंश, हम इनके मूल निवास की बात करें और इनका जो मूल मतलब कि ये कुल इनकी 26 शाखाएं विकसित होती हैं और उन 26 शाखाओं में यहां से इनका साम्राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जब इनकी स्थापना हुई थी तो उस समय वेनसांग ने यहाँ की यात्रा की हुई थी। तो वो क्या कहता है, वेनसांग ने कुचेलो, ऐसे आप लिखिएगा, कु फिर डैश फिर चे फिर डैश फिर लो, मतलब ये क्या है, चीनी नाम है कुचेलो। इसका मतलब क्या हुआ? गुर्जर, कुचेलो प्रदेश। और क्या? पी फिर डैश फिर लो फिर डैश फिर मो फिर डैश फिर लो, पीलो मोलो। इसका मतलब क्या हुआ? भीनमाल। भीनमाल क्या थी? राजधानी थी। एवं इनके क्षत्रिय होने का उल्लेख करता है। ठीक है, और कहां इनकी जानकारी प्राप्त होती है? अगर हम इनके और उल्लेख की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल
अभिलेख में प्रतिहारों का उल्लेख द्वारपाल के रूप में हुआ है, द्वारपाल के रूप में हुआ है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें प्रथम शासक की, या हम यूं कहें कि मूल शासक, जो पहले पहले एकदम इसकी शुरुआत की, तो मूल शासक का क्या नाम था? हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र। अगर हम बात करें इसके अंतिम शासक की, तो उसका क्या नाम था? यशपाल। हम बात करें इनकी राजधानी की, तो राजधानी जो सबसे पहले बनी उसका नाम था भीनमाल। क्या था? भीनमाल। फिर बाद में इसके अवंती राजधानी बनी, और फिर अंततः कौन राजधानी बनता है? कन्नौज। क्योंकि कन्नौज को ही प्राप्त करना क्या था? अंतिम लक्ष्य हुआ करता था। सभी शासक जो भी इसके समकालीन होंगे वो कन्नौज को ही प्राप्त करना चाहें, क्योंकि कन्नौज को प्राप्त करना ही एक महत्वपूर्ण या शक्तिशाली शासक होने का सिंबल बन गया था, प्रतीक बन गया था। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रारंभिक जानकारी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए आगे देखते हैं इसके। ठीक है, अब बात करते हैं इसके जो प्रथम शक्तिशाली शासक हुए, और उनका नाम है क्या? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम, इनको क्या माना जाता है? इसका संस्थापक, मतलब एक साम्राज्य के रूप में जो स्थापना किया, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में जिसने इस प्रतिहार वंश की स्थापना की, उसका क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम। अब देखिए, जब इन्होंने स्थापना किया तो कहीं ना कहीं जो ये इनके आसपास का क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं अशांति का सामना कर रहा था, वहां पर शांति देखने को नहीं मिल रही थी। तो उन सबको दूर करते हुए, या जो भी यहाँ अव्यवस्था थी उस अव्यवस्था को दूर करते हुए एक ऐसे राज्य की स्थापना किया जिसने यहाँ इनके क्षेत्रों को, या यहाँ के जो लोग थे उन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत राहत प्राप्त हुई, या कहीं ना कहीं एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना किया, एक शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना किया। तो इसीलिए जो इनका नाम है कई चीजों में लिया जाता है। जैसे मान लो इनको कहा गया म्लेच्छों का नाशक। क्या कहा गया? म्लेच्छों का नाशक। म्लेच्छ का मतलब होता है कि जो विदेशी आक्रांता थे, या जो ऐसे लोग थे जो अव्यवस्था को उत्पन्न कर रहे थे, तो इनको म्लेच्छों का नाशक कहा गया। और क्या कहा गया? इनको कहा गया दीनों का उद्धारक कहा गया। दीनों का उद्धारक कहा गया। इनको नारायण का अवतार कहा गया। जैसे नारायण का अवतार कहा गया, जैसे नारायण भगवान जो है क्या करते हैं? जो अवस्था होती है, जो कुछ भी दुराचारी लोग होते हैं, उनका विनाश करके एक ऐसे राज्य की स्थापना करते हैं जो लोक कल्याण की बात कर सके। इनके दरबार को क्या कहता था? जो इनका दरबार था वो कहलाता था नागा अवलोक का दरबार। नागा अवलोक का दरबार कहलाता था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? अवंती को राजधानी बनाया। अवंती को राजधानी बनाया। ठीक है, तो इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप मेरे साथ ही साथ लिखिएगा ताकि आपको बाद में लिखना ना पड़े। अगले शासक की बात करें तो उनका नाम है वत्सराज। क्या नाम है? वत्सराज। और इनको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। क्या बोला गया इनको? वास्तविक संस्थापक। देखो, वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कि एक साम्राज्य के रूप में जो स्थापना किया वो नागभट्ट प्रथम था, और उस साम्राज्य को सुदृढ़ किया और उसको मजबूत बनाया, उसका नाम क्या था? वत्सराज। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? वास्तविक संस्थापक। इनके समय में ही त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत हुई। क्या हुई? त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत। त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत। आपको पता ही होगा कि त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या है? तीन शक्तियों के बीच में होने वाला संघर्ष। वो तीन शक्तियां कौन थी? एक तरफ तो प्रतिहार वंश था, दूसरी तरफ था पाल वंश, और तीसरी तरफ था राष्ट्रकूट वंश। यही तीन शक्तियां
कन्नौज क्षेत्र को, क्योंकि कन्नौज क्या था, एक सिंबल बन चुका हुआ था कि कन्नौज को जो भी प्राप्त करेगा उस शासक की महत्ता अत्यधिक बढ़ जाएगी। तो उसी कन्नौज को प्राप्त करने के लिए ये तीन शक्तियां आपस में संघर्षरत हो जाती हैं और उसी की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, वत्सराज के समय से इस त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत होती है। फिर हम देखेंगे कि इसके बाद एक शासक इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में प्रतिभाग करते रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम और हम देखते हैं अगले शासक के बारे में हम बात करते हैं। और उस शासक का नाम था नागभट्ट द्वितीय। क्या नाम था, नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, लिखिएगा आप अगले शासक का नाम नागभट्ट द्वितीय। अब देखिए नागभट्ट द्वितीय आपके एग्जाम में या आ सकते हैं, आप उनको मतलब कि थोड़ा सा इसको और तैयार करके जाइएगा। अगर हम बात करें इनके शासनकाल की तो 800 से 833 ईस्वी इनका शासनकाल माना जाता है। इनके बारे में जो जानकारी देने वाला प्रमुख स्रोत है वो मिहिर भोज का है ग्वालियर अभिलेख। इनके विजयों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, अगर हम इनकी उपाधि की बात करें तो इनकी उपाधि क्या थी, परम भट्टारक, परम भट्टारक परमेश्वर, परम भट्टारक परमेश्वर महाराजा धीराज। अब देखिए जो ये उपाधि होती थी यह कहीं ना कहीं एक सिंबल बनती थी। किसकी सिंबल बनती थी, एक शक्तिशाली शासक होने का सिंबल बन जाती थी। यही उपाधि का मतलब होता था। ठीक है, आगे हम बात करें इन्होंने और क्या काम किया, तो इन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया, कन्नौज को राजधानी बनाया। ठीक है, कन्नौज को राजधानी बनाया। और क्या कहें, इनके जो और कार्य थे, इनकी विजयों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम आपको सूक्ष्म रूप में बातों को बता रहे हैं। तो जैसे मान लो अब मैं विजयों को यहाँ पे आपको छोटे छोटे मतलब कि अत्यंत सूक्ष्म तरीके से लिखवा रहा हूं, तो उन्हीं को आप अगर लॉ में क्वेश्चन आता है तो उसको हेडिंग के रूप में वहां पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, सिंध की विजय की, है ना, सिंध विजय, है ना, और क्या है, विदर्भ विजय, ठीक है, मालवा विजय, ठीक, मत्स्य विजय, है ना, वत्स विजय। ये क्या है, उनकी विजय है जो इन विजयों के माध्यम से प्रतिहार वंश को मजबूत बनाने का, प्रतिहार साम्राज्य को विस्तृत करने का काम इन्होंने किया। ठीक है, तो ये इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन तथ्यों को आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए मैं पहले ही सूक्ष्म रूप में लिखा रहा हूं और आप अपनी तरफ से कुछ और कम करने का प्रयास मत करिएगा। जो भी चीजें मैंने आपको लिखाया है उसको भली भांति तैयार कर लीजिएगा और एग्जाम से मतलब इसको लिख के रखे रहिएगा और एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके आइएगा। अगर इन सब ये क्वेश्चन आते हैं आप एग्जाम में तो उसकी अच्छे से व्याख्या करिएगा। चलिए अगले शासक को देखते हैं और उनका क्या नाम है। अगले शासक का नाम आएगा भोज प्रथम। नागभट्ट द्वितीय भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भोज प्रथम भी आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अगले शासक का क्या नाम था, भोज प्रथम। ठीक है, अगर हम स्रोत की बात करें, इनके बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है, तो इनका जो एक महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है ग्वालियर अभिलेख। क्या है, ग्वालियर अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है। और कहां से प्राप्त होती है, एक है वराह लेख, यहां से भी हमको इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक है दौलतपुर लेख, यहां से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा जो राजतरंगिणी है वो भी इनके बारे में जानकारी देती है। और साथ ही साथ जो विदेशी यात्री थे सुलेमान अरबी यात्री, उन्होंने भी इनके बारे में उल्लेख किया हुआ है, इनके बारे में जानकारी प्रदान की हुई है। अगर हम इनके उपाधि की बात करें या इनके जो अन्य नाम थे वो क्या थे, जैसे मैंने आपसे कहा इनको क्या बोला जाता था, मिहिर भोज। मिहिर का अर्थ होता है सूर्य, इनको मिहिर भोज कहा गया। और क्या कहा गया इनको प्रभास कहा गया। और क्या कहा गया, और इनको आदि वराह कहा गया। क्या कहा गया,
आदि वराह कहा गया, इनको और क्या कहा गया, विष्णु का अवतार कहा गया। ठीक है, ये सब क्या थे, इनके प्रिय नाम या कहीं ना कहीं फेमस नाम। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगर इनके हम अभियान की बात करें, विजय की बात करें, तो उन अभियान में जो सबसे महत्वपूर्ण था, मैंने आपसे कहा कि त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत वत्सराज के समय में होती है, वह निरंतर आगे चलती चली जाती है। तो इनको राष्ट्रकूटों के आक्रमण का सामना भी करना पड़ा, जहां पे इनको पराजय का सामना करना पड़ा। तो राष्ट्रकूट अभियान से इनका सामना हुआ, है ना। पाल वंश, सॉरी, पालों पर इन्होंने आक्रमण किया, पालों पर आक्रमण। ठीक है, तो ये क्या थे, इनके द्वारा किए गए कुछ कार्य। इसके अलावा इन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं एक शक्तिशाली या एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाने में सक्षम हुए। और एक समय आता है कि उत्तर भारत की राजनीति में अपना जो प्रभाव है वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से यहाँ पर स्थापित कर पाने में मिहिरभोज सक्षम होते हैं। तो इनसे संबंधित कुछ पॉइंट है, यहां पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम अगले शासक को देखते हैं। और अगले शासक का नाम है, वो है महेंद्रपाल। मिहिरभोज के बाद एक शक्तिशाली साम्राज्य की जो स्थापना होती है, उसको महेंद्रपाल ने बखूबी निभाया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसको और सुदृढ़ करने का काम किया। हम कह सकते हैं कि महेंद्रपाल प्रथम के समय क्या हुआ कि जो ये है प्रतिहार वंश, पहले इसको ही लिख लेते हैं। प्रतिहार वंश क्या हुआ, प्रतिहार वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मिहिरभोज ने शासन को बनाया था, उसको महेंद्रपाल ने और आगे बढ़ाया, और एक समय आता है कि इसने इस साम्राज्य को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। इस इनके काल में जो एक इनके राजगुरु थे वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनका उल्लेख या उनका नाम आपको याद रखना चाहिए, और उनका नाम था राजशेखर। राजशेखर फेमस क्यों है, क्योंकि इनकी बहुत सारी कृतियां हैं जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और उनमें उन कृतियों का नाम है बाल रामायण, बाल भारत, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी, विद्धशाल भंजिका, विद्धशाल भंजिका, हरविलास, हरविलास, भुवनकोश। ठीक है, आदि कुछ ग्रंथ हैं जिनकी रचना किसने किया, राजशेखर ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अंतिम शासक को देख लेते हैं, जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है महीपाल। ठीक है, महीपाल भी शासक हुए, और इनके समय में भी ये दो जो राजशेखर हुए, ये महेंद्रपाल के भी सानिध्य में थे और महीपाल के भी सानिध्य में थे। और ये क्या थे, इस प्रतिहार वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक हुए, जिन्होंने प्रतिहार साम्राज्य को बनाए रखने में, या जो साम्राज्य था उसको जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो ये प्रतिहार वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासक थे। आपका काम ये है कि आप नागभट्ट द्वितीय को, थोड़ा सा वत्सराज को और मिहिरभोज को अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी मैंने लिखाया है उन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, और अगर लॉन्ग में क्वेश्चन वो आता है तो उनको अपने हिसाब से और व्याख्या करने का काम करिएगा, और अच्छे से आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे रहिएगा। ऐसे ही काम मत करिए कि हम ऐसे भी कुछ पढ़ाई कर लें और कुछ भी लिख के चले आएंगे। थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, एक दो दिन अच्छे से पढ़ लीजिए, एक दो दिन पढ़ के आप जो है अच्छे से अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके आने वाले समय के लिए भी ये चीजें अच्छी होंगी। आशा करते हैं आप मेरी बात को मानेंगे। ये क्लास आपको पसंद आई होगी, इस आशा के साथ हम आप लोगों से अब विदा लेते हैं। धन्यवाद।